आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूके SSC पेपर लीक मामले से बड़ी खबर, जहां मास्टरमाइंड सैयद सादिक मूसा और उसका साथी योगेश्वर राय फरार है। दोनों स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक के आरोपी हैं। दोनों नकल माफियाओं की विदेश भागने की भी खबर है। मूसा और उसके साथी पर गैर जमानती वारंट के साथ कुर्की की भी अब तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको यूके SSC पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई दे। मास्टरमाइंड सैयद सादिक मूसा और उसका साथी योगेश्वर राव फरार है। दोनों ग्रेजुएशन की पढ़ाई के पेपर लीक के आरोपी हैं। जो ग्रेजुएशन की जो परीक्षा हुई है उसके पेपर लीक के आरोपी हैं। दोनों नकल माफियाओं की विदेश भागने की भी खबर सामने आ रही है। और रवि केंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, जो जानकारी मिल रही है दोनों नकल माफिया विदेश भाग चुके हैं, ये अभी तक जानकारी सामने आई, तो अब किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कुर्की की भी बात कही जा रही है। बिल्कुल गुंजन, देखिए यूके SSC जो स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी उसमें लगातार कार्रवाई हो रही है और तकरीबन 34 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन ऐसे में अभी तक जो मास्टरमाइंड माना जा रहा है सादिक मूसा, वो अभी STF की गिरफ्त से बाहर है। उसका जो साथी है योगेश्वर राय, वो भी STF की गिरफ्त से बाहर है। तो ऐसे में दोनों के जो ठिकाने हैं, जो भी जानकारी STF को मिल रही है, वहाँ पर लगातार दबिश दी जा रही है। लेकिन इसी बीच खबर ये है कि ये दोनों ही भारत छोड़कर विदेश भाग चुके होंगे और ऐसे में यही वजह है कि STF को अभी इन दोनों का सुराग नहीं लग पा रहा है। इनको मास्टरमाइंड इस पूरे स्नातक स्तरीय परीक्षा का इस वजह से माना जा रहा है क्योंकि जो लखनऊ की प्रिंटिंग प्रेस जो कंपनी थी जिसमें पेपर प्रिंट होते थे, वहाँ पर जो मालिक है इसका, जो राजेश चौहान, जो पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, उससे सीधे संपर्क जो है सादिक मूसा के थे और योगेश्वर राय के थे। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि सीधे तौर पर जो मुख्य मास्टरमाइंड है ये वही लोग हैं जो सीधे कंपनी के संपर्क में थे, प्रश्न पत्रों को लीक करते थे। करोड़ों की डील करने के बाद किन छात्रों को यहाँ पर लाया जाना है, उसका एक पूरा गिरोह उत्तराखंड के तमाम लोगों को शामिल करके बनाया जा चुका था। तो ऐसे में जहाँ बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो गई हैं, पहले मास्टरमाइंड चाहे राजेश चौहान जो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है उसको माना जा रहा था, हाकम सिंह जो यहाँ पर अरेस्ट हुआ है उसको माना जा रहा था। लेकिन अब STF की जो जांच है उसमें जब जांच आगे बढ़ी तो ये पता चला है कि सादिक मूसा और योगेश्वर राय इसमें दो मुख्य आरोपी हैं जो कि STF की गिरफ्त से बाहर हैं, जो कंपनी के साथ सीधे करोड़ों की डील करते थे और उसके बाद जो उत्तराखंड में एक गिरोह उन्होंने बनाया था। तो ऐसे में STF को इनकी जो है तलाश जारी है और अब कुर्की और NBW जो आगे की कार्रवाई है उस पर भी STF विचार कर रही है। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए रवि आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की है। करीब 20 मिनट तक भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात हुई है। रितु खंडूरी की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। 2 दिन पहले ही विधानसभा में घोटाले को लेकर रितु खंडूरी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया था। कमेटी 1 महीने के अंदर कमेटी को रिपोर्ट सौंपनी होगी। अब इस पूरे मामले को लेकर कोई चर्चा हुई है या फिर अलग कोई बात है, ये देखने वाली बहुत बात होगी। करीब 20 मिनट तक भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से रितु खंडूरी ने मुलाकात की है। 2 दिन पहले ही विधानसभा में घोटाले को लेकर रितु खंडूरी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी को 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो लगातार विधानसभा में हुई भर्ती को लेकर काफी बवाल इस वक्त उत्तराखंड में मचा हुआ है, लेकिन इस मुलाकात के क्या मायने हैं, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की है। करीब 20 मिनट तक ये मुलाकात चली है। उत्तराखंड में हर भर्ती में घोटाले का जिन सामने आ रहा है। जहां अभी तक वन दरोगा भर्ती पर सवाल उठ रहे थे, उसमें भी गड़बड़ी का कबूलनामा सामने आ गया है। हालांकि CM धामी के आदेश पर STF जांच कर रही है, जिसके तहत STF ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने छात्रों से लाखों रुपए लिए थे। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में रोजगार के नाम पर धांधली आम बात है। बेरोजगार युवाओं के साथ मजाक हो रहा। भर्तियां निकाली जाती हैं, लेकिन उन पर घोटाले का जिन कुंडली मार कर बैठ जाता है। ऐसी कोई भर्ती नहीं और ऐसी कोई सरकार नहीं जिस पर सवाल न उठे हों। उत्तराखंड में वन दरोगा भर्ती ऑनलाइन कराई गई थी, लेकिन नौकरी के नाम पर ठगने वालों ने इस भर्ती को भी नहीं छोड़ा। CM धामी के आदेश के बाद DGP अशोक कुमार ने जांच के आदेश दिए, तो STF की जांच में धांधली की पुष्टि हुई, जिस पर अब वन विभाग के प्रमुख, वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल का कबूलनामा सामने आया है।
चयन की प्रक्रिया पूरी जो अधनिष्ठ चयन सेवा आयोग है उसके द्वारा की गई है और एसटीएफ उसकी जांच के लिए आदेश हुए। तो जो एसटीएफ की जांच में पाया जाएगा तो फिर वन विभाग उसके जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेगी। साल 2021 में 16 से 25 सितंबर के बीच वन दरोगा भर्ती ऑनलाइन कराई गई। 316 पदों के लिए 18 शिफ्टों में परीक्षा हुई, लेकिन अफसोस यहाँ भी लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई। मिला तो सिर्फ नौकरी के नाम पर धोखा। हैरानी की बात यह है कि परीक्षा भी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए हुई थी। ये वही चयन आयोग है जो पेपर लीक के मामले में सवालों के कटघरे में है और अब एक और भर्ती में धांधली की पुष्टि साफ तस्दीक करती है कि आयोग में बैठे बाबुओं ने न केवल देवभूमि के युवाओं को ठगा बल्कि सरकार को भी चूना लगाने में पीछे नहीं रहे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। वहीं हरीश रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे दिनेश धनई ने उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दिनेश धनई ने कहा कि जिस सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे उस सरकार में भी भर्ती घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय जिलों में 6-6 महीने तक कोऑपरेटिव बैंकों में जीएम बैठाकर अवैध भर्ती की गई, जिसका काम सिर्फ उगाई करना था। उस समय करोड़ों रुपए की उगाई हुई। कोऑपरेटिव बैंकों में करीब 250 से 300 भर्तियां करीब 10 से 15 लाख रुपए लेकर की गई हैं। ये बात कही है। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में, हरीश रावत सरकार में ये मंत्री थे दिनेश धनई, जिन्होंने उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये किसी एक पार्टी के टाइम पे नहीं हुआ। आप पिछले कार्यकाल में चले जाए, हम थे जिस सरकार में था उस सरकार में भी हुए। उस सरकार में कोऑपरेटिव बैंक में 6-6 महीने तक कांग्रेस की जब सरकार थी तो इन्होंने जिलों में सहकारी बैंकों में 6-6 महीने तक एक जीएम बिठा के रखे हैं। 6 महीने तक वो उगाही करता, तब किसी ने नहीं कहा, तब कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं कहा। उनके मंत्री थे, करोड़ों रुपए की उगाही हुई। 200-250-300 जो कांग्रेस के शासनकाल में कोऑपरेटिव बैंक में 250-300 से ज़्यादा भर्तियाँ हुई और 10-10 लाख रुपये 15-15 लाख रुपये लेके हुई। आज भी नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भर्ती नहीं होती कि जो 6-6 महीने तक केवल स्पेशल ऑप्शन लाए यहाँ केवल भर्ती करने के लिए। वहीं देहरादून में एलटी सहायक अध्यापक चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास का कूच किया। अभ्यर्थी पिछले 8 महीने से सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज है। लिहाजा शिक्षक दिवस पर इन अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया। हालांकि सीएम आवास से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने 10 दिन के अंदर नियुक्ति देने की मांग की। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया है। हालांकि सीएम आवास से पहले ही इन प्रदर्शनकारियों को रोक दिया है। वहीं उत्तराखंड में आज से बाल आश्रय योजना की शुरुआत होगी। सीएम धामी बाल आश्रय योजना की शुरुआत करेंगे। 10:30 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी योजना का शुभारंभ करेंगे। अनाथ बच्चों के लिए 12वीं तक शिक्षा व्यवस्था इसमें मुफ्त होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड में आज बाल आश्रय योजना की शुरुआत होने जा रही है। सीएम धामी इस योजना की शुरुआत 10:30 बजे करेंगे। इस योजना के तहत जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए 12वीं तक शिक्षा व्यवस्था मुफ्त हो। ये योजना जिसका शुभारंभ आज से हो रहा है। ऐसे में जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, अनाथ बच्चों के लिए ये एक अच्छी पहल है। कम से कम वो 12वीं तक शिक्षा मुफ्त ले पाएंगे। 10:30 बजे पुष्कर सिंह धामी इस योजना का शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड में जल्द सख्त भू कानून लागू हो सकता है, क्योंकि भू कानून के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम धामी को सौंप दी है। 80 पन्नों की इस रिपोर्ट में 23 सुझाव दिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए आप। पहाड़ बचाने का सपना साकार होने वाला है। जिस कानून की मांग उत्तराखंड में लंबे वक्त से हो रही थी, वो कानून जल्द लागू होने वाला है। भू कानून को लेकर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। 80 पन्नों की इस रिपोर्ट में 23 सुझाव हैं, जिन पर सीएम धामी पहले तो मंथन करेंगे, फिर संभव हुआ तो भू कानून में संशोधन भी किया जाएगा।
फिलहाल इस समिति ने 80 पन्नों की एक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है, जिसमें 23 संस्तुतियाँ रखी गई हैं। और इसमें खास रूप से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में जो कृषि भूमि है उसको लेकर विशेष बल दिया गया है कि उत्तराखंड की जो कृषि भूमि है उसको जब खरीदा जाता है तो उसमें रिजोर्ट, होटल और तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं, जबकि उत्तराखंड में जो कृषि का क्षेत्र है वो लगातार घट रहा है। वहीं तमाम अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि जल्द ही इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा। जुलाई 2021 में सीएम ने कमेटी का गठन किया था, जो राज्य में औद्योगिक विकास कार्यों के लिए जमीन की आवश्यकता और भूमि संरक्षण पर काम करेगी। अवैध कब्जों के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें, गतिविधियां बढ़ती हैं और धार्मिक स्थल बन रहे हैं अवैध रूप से वन क्षेत्रों में, नदियों के किनारे या सार्वजनिक जो भूमि है। इसलिए हमने उसमें ये प्रावधान किया है, ये संस्तुति करी है कि इसमें सख्ताई बरती जाए। और उसके अलावा एक प्रावधान, एक संस्तुति और हमने भी ये भी की है कि किसी प्रकार के जो धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक प्रयोजन के लिए भूमि खरीदते हैं या निर्माण करते हैं, तो उसके लिए जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर शासन स्तर से स्वीकृति प्रदान की जाए। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जिन बातों पर फोकस किया है उसमें विकास के लिए निवेश और रोजगार के अवसरों की बढ़ोतरी शामिल है। साथ ही जमीन का गलत इस्तेमाल ना हो, इस पर भी फोकस किया गया है। भू कानून कमेटी में अध्यक्ष समेत कुल 5 सदस्य हैं। इसमें समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार हैं। सदस्य के तौर पर 2 रिटायर्ड IAS अधिकारी DS गर्ब्रियाल और अरुण कुमार ढोंडियाल शामिल हैं। डेमोग्राफिक चेंज होने की शिकायत करने वाले अजेंद्र अजय भी इसके सदस्य हैं। साथ ही सदस्य सचिव के रूप में राजस्व सचिव आनंद वर्धन भी शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें हिमाचल के भू कानून की झलक देखने को मिल सकती है। वैसे भू कानून उत्तराखंड के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है। राज्य के गठन के बाद से ही भू कानून की मांग उठने लगी थी। ऐसे में अब ये सपना साकार होता दिख रहा है कि उत्तराखंड में जो कृषि का क्षेत्र है वो लगातार घट रहा है। वहीं तमाम अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि जल्द ही इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा और उत्तराखंड में सशक्त भू कानून के लिए आगे बढ़ा जाएगा। इसके साथ साथ ही और भी तथ्य इसमें शामिल किए जाएंगे और लोगों से भी इसमें राय ली जाएगी। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 26 सितंबर को होंगे, जिसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू होकर 8 सितंबर तक चलेगी। 9 से 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों की जांच होनी है और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 12 सितंबर होगी। अधिकारियों ने बताया कि नतीजे 28 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। ये जानकारी 26 सितंबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू होकर 8 सितंबर तक चलने वाली है। और रवि हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, पूरी क्या प्रक्रिया रहेगी? नामांकन के बाद कब तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे? उसके बाद कब नाम वापसी की तारीख होगी, कब चुनाव होंगे? पूरी डिटेल दें। बिल्कुल गुंजन, देखिए हरिद्वार की गांव की सरकार हम कह सकते हैं, जिसकी शुरुआत आज से हो जाएगी और जो 3 दिन है आज से लेकर 8 तारीख तक वो नामांकन के लिए दिए गए हैं। इसके बाद स्क्रूटनी होनी है, साथ ही साथ 12 तारीख को नाम वापसी होंगे और 13 तारीख को इसके जो चुनाव चिन्ह है उनका आवंटन हो जाएगा। 26 तारीख को मतदान होना है, 28 तारीख को मतगणना और परिणाम आने हैं। हरिद्वार का जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अहम भी है, क्योंकि ये 12 ज़िलों से अलग चुनाव होता है। ऐसे में चाहे हरिद्वार के पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो विधानसभा से लेकर लोकसभा तक इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। और भाजपा हो या कांग्रेस या फिर अन्य दल, वो पूरी तरीके से इस पर एक फोकस में जो हरिद्वार के जो पंचायत चुनाव हैं उन पर रहते हैं। और यही वजह भी है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियों ने अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। और इसी बीच ये भी देखा जा रहा है कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं जो लंबे समय से जुड़े हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हुए। तो वहीं कांग्रेस भी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि तमाम ऐसे नेताओं को वो शामिल करें ताकि मजबूती के साथ इस गाँव की सरकार को बनाया जा सके। तो ये कहा जा सकता है जिस तरीके से तैयारियाँ हैं वो जिला प्रशासन की ओर से पूरी की गई हैं। आचार संहिता इस वक्त लागू है शहरी क्षेत्रों को छोड़कर, और पूरी तरीके से जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी अपनी लिस्टें जो संसदीय कमेटी जो बनी है उनको सौंप दी गई है। तो कांग्रेस के 16 जो प्रदेश स्तरीय बड़े नेता हैं उनकी ये कमेटी बनाई गई है, जिसमें कि हरिद्वार में जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो अपने नाम अपनी कमेटी को दे चुके हैं। और इसके साथ ही ऐसा ही भाजपा में भी है। अब जल्द ही देखना होगा कि भाजपा और कांग्रेस की ओर से कब प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल की जाएगी और किन पर इस बार गांव की सरकार में जो है
उम्मीद जताई जा रही है और किन पर जो है विश्वास जताकर उनके नामों को फाइनल किया जाएगा। तो पूरी तैयारियां जिला प्रशासन की ओर से हैं और इससे हम कह सकते हैं कि आज से हरिद्वार के 63 पंचायत चुनावों की शुरुआत होने जा रही है। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। विभिन्न पदों के दावेदार नामांकन पत्र लेने ब्लॉक पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार नए नियम के तहत नामांकन दर्ज करने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। नॉमिनेशन करने वालों को नामांकन पत्र के साथ साथ घोषणा पत्र भी देना होगा। सभी दावेदारों को घरों में बने शौचालय का घोषणा पत्र देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वालों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। अभी कुछ नियम में बदलाव किया। एक तो शौचालय का उनको एफिडेविट को देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, हमारे पास शौचालय है। और दूसरा शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र भी जरूरी है। 2 बच्चों का 19 जुलाई 2017 से पहले के जो है उनका तो वो नहीं है, तो उसके बाद वालों को देना पड़ेगा। 2017 के बाद जिसके 3 हैं तो फिर नहीं चलेगा उनका, ये सभी पदों के लिए, तो फिर उसका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। दिल्ली की आबकारी पॉलिसी को लेकर छापेमारी जारी है। मनीष सिसोदिया से जुड़े मामले में छापेमारी हो रही है। 30 से ज्यादा जगहों पर ईडी ने छापा मारा है। इसके साथ साथ जानकारी आपको दे दें, लखनऊ में भी छापेमारी हो रही है। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली की आबकारी पॉलिसी को लेकर पूरे देश भर में विवाद देखने को मिला है। बयानबाजी खूब हुई है, अब उसको लेकर छापेमारी हो रही है। मनीष सिसोदिया से जुड़े मामले में छापेमारी हो रही है। अविनाश से पूरी जानकारी लेंगे। अविनाश, क्या अपडेट? देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली में नई आबकारी नीति आई थी, उसको लेकर के भ्रष्टाचार हुआ था और इसी को लेकर के दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई और ईडी जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद आज अगर बात करें तो ईडी 30 से ज्यादा लोकेशन पे छापेमारी कर रही है। इसमें अगर बात करें तो मनीष सिसोदिया से जुड़े हुए जो लोग भी हैं उनके खिलाफ जो है छापेमारी की जा रही है। खासतौर से बात करें तो लखनऊ है, गुरुग्राम है, चंडीगढ़ है, मुंबई है, हैदराबाद है, ये वो प्रमुख शहर है जहाँ पे 30 से ज्यादा स्थानों पर अभी ईडी की कार्रवाई चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ है उसके बाद लगातार जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको इनपुट मिला है, इसमें कई स्तर पे गड़बड़ियां हुई हैं और कई स्तर पे भ्रष्टाचार हुए हैं और इसी की जांच पहले सीबीआई भी कर रही है और ईडी भी कर रही है। सीबीआई पहले छापेमारी कर चुकी है मनीष सिसोदिया के घर में। वहीं अगर आज बात करें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से जुड़े हुए जो तमाम सारे लोग हैं उनके स्थानों पर 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। जानकारी अविनाश ये भी है कि लखनऊ में भी छापेमारी हो सकती है, उसको लेकर कोई अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो लखनऊ में भी ये छापेमारी की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई है, पूरा प्रकरण हुआ है, तो लखनऊ में भी बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने दिल्ली के अंदर शराब के ठेके लेने को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री से संपर्क किया था या इस तरीके से बातचीत की थी, तो ऐसी शक है ईडी को और ऐसी जानकारी मिली है, ऐसा इंश्योर किया और इसी के मद्देनजर लखनऊ में भी छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। चलिए ठीक है अविनाश, शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मसूरी में सड़कें बदहाल हैं। लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर लोगों ने 2 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी अवगत कराया। हालांकि लोक निर्माण के अधिकारी एजाज अहमद के नेतृत्व में मसूरी की सड़कों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, लेकिन खाना पूर्ति कर वहां से चले गए। लोगों का आरोप है कि यहां कई बार हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। पीडब्ल्यूडी की लापरवाही का जो खामियाजा है लोग भुगत रहे हैं। सड़कें बदहाल हैं, लोग परेशान हैं। अब तक जो सड़कों के गड्ढे हैं वो भर नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से लोग मसूरी में परेशान हैं। तो आपको बता दें, लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का खामियाजा वहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सड़कों में गड्ढे बने हुए हैं। इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक सड़क के गड्ढे भरे नहीं गए। 2 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी इससे अवगत कराया गया था। वहीं जोशीमठ में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित फ्यूलनारायण मंदिर के कपाट खुल गए हैं। हिमालय में भगवान नारायण का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके कपाट महज 1.5 महीने के लिए ही खुलते हैं। कपाट बंद होने के बाद भगवान की चल विग्रह मूर्ति भरकी गांव में आती है। सदियों में आपको बता दें, सर्दियों में यहाँ पर भगवान की पूजा होती है। खास बात यह है कि कपाट खुलने से लेकर बंद होने तक भगवान नारायण का फूल श्रृंगार गांव की लड़कियां या बुजुर्ग महिलाएं ही करती हैं। मंदिर के कपाट केवल 1.5 महीने के लिए ही खुलते हैं। खास पूजा होती है और इस पूजा को सिर्फ महिलाएं और बुजुर्ग ही करते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल के बाद विश्व धरोहर फूल की घाटी में इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंच रहे हैं, जो पर्यटन के लिहाज से खुशखबरी है। अब तक 18,593 देशी विदेशी पर्यटक घाटी का दीदार कर चुके हैं, जो फूलों की घाटी में अब तक का सबसे अधिक पर्यटक का सीजन में आने का रिकॉर्ड है। इससे पहले 2019 में 17,424 पर्यटक आने का रिकॉर्ड था, जिसमें कि 196 विदेशी पर्यटक। वन विभाग को अब तक 27 लाख की आय हो चुकी है। फूल ना होने के बावजूद 123 देशी विदेशी पर्यटक आज घाटी का दीदार कर चुके हैं और यहाँ पर्यटकों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी सीजन को खत्म होने में लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय है। फूलों की घाटी की यात्रा चलने से स्थानीय व्यवसायियों को भी अच्छी आमदनी होती है। कोरोना के बाद जिसने संजीवनी का काम किया, उम्मीद की जा रही है कि इस साल 20,000 पर्यटकों की संख्या यहाँ पर पहुंचेगी। इधर जोशीमठ बद्रीनाथ धाम में बामड़ी गांव की नंदाष्टमी खास मानी जाती है। ब्रह्म कमल लाने वाले फुलारी नीलकंठ पर्वत के तलहटी पर 1700 फीट की ऊंचाई से ब्रह्म कमल लाते हैं। इससे मां नंदा को सजाया जाता है। मां नंदा का विशेष पूजा अर्चना की जाती है। गांव में 2 दिन तक नंदोत्सव मनाया जाता है और महिलाएं दिन रात जाकर कीर्तन भजन प्रस्तुत करती हैं। जिस तरीके से नंदाष्टमी को यहाँ मनाया जाता है, महिलाएं नाचते गाते झूमते हुए नजर आ रही हैं। दिन रात जाकर कीर्तन भजन यहाँ पर होता है। खास जो ब्रह्म कमल होता है उससे मां नंदा का दरबार सजाया जाता है। चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।